आगे जब पैराशूट और मॉर्टन वहां पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामान फेंकने के कारण सेल्फियस को काफी गहरी चोट लग चुकी है। मेड घबराते हुए कह रही होती है कि उनके हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। हम उनकी मदद इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। मॉर्टन जल्दी से इस ग्रेस को एक मैसेज भेजने के लिए कहता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे अलावा भी वहाँ पर कोई था। तभी पैराशूट कहती है कि मॉर्टन आप मेट से बातचीत कीजिए, मैं सेल्फियस का ख्याल रखती हूँ। मॉर्टन कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता, ये काफी ज्यादा डेंजरस है जैसे कि मैंने कहा। पैराशूट कहने लगती है कि इस ग्रेस के सबसे पास सहयोगी होने के कारण मुझे लगता है कि आपको पहले से ही मेरे बारे में पता होगा। अभी बस मैं ही उनका ख्याल रख सकती हूँ, मैं ऐसे ही एक जख्मी बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकती। अगले सीन में जब वो सेल्फियस के रूम में घुसती है तो वो कुछ फेंक के मारता है जो कि सीधा उनके सिर पर लगता है। सेल्फियस उसे देखने के बाद घबराते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे मजाक की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो चिल्लाते हुए अपने आप को ढक देता है। पैराशूट कमरे के खून को देख के सोचती है कि क्या ये सारा खून इसका है। फिर वो उसके पास जाके कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारे हाथ को चेक करने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो सेल्फियस बाहर निकलते हुए उसे हल्का सा धक्का देता है। तभी उसकी नजर पैराशूट की चोट पे जाती है। वो घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज इस ग्रेस को इसके बारे में मत बताना, वो शायद मुझे सच में बाहर निकाल दे। पैराशूट कहने ही वाली होती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, तभी वो देखती है कि इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो वो उसे रिलैक्स करने के लिए कहकर वादा करती है कि वो इस ग्रेस को इसके बारे में नहीं बताएगी। पैराशूट उसके इस घाव से ज्यादा उसके मेंटल स्टेट के बारे में परेशान होती है। वो सोचने लगती है कि जिस तरह वो व्यवहार कर रहा था, जैसे कि अगर वो ग्रैंड ड्यूक के रॉन्ग साइड पे चला गया तो पूरी दुनिया बिखर जाएगी, शायद मैं उनकी मदद कर सकती हूँ अच्छे से बातचीत करने में। फिर वो उससे पूछने लगती है कि क्यों ना तुम ग्रैंड ड्यूक को कन्विंस करने की कोशिश करो, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सेल्फियस पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करोगी, क्या तुम्हें भी मेरे लिए सॉरी फील होता है क्योंकि मैं हेल्पलेस हूँ। अगर ये तुम उनका फेवर पाने के लिए कर रही हो तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से मैं यूजलेस हूँ, तो कोई फायदा नहीं है मेरी मदद करने में। पैराशूट पूछने लगती है कि क्या उन्होंने तुमसे ऐसा कहा है। तो सेल्फियस कहता है कि मुझे बस पता है और इस घर के नौकरों को भी पता है। पैराशूट ये सुनने के बाद उसके गालों को जोर जोर से खींचने लगती है। वो कहती है कि कल मैं उस नाइट से छुटकारा बस तुम्हारे कारण पा पाई थी, ये सब तुम्हारे कारण था। सेल्फियस कहने लगता है कि नहीं, ये इस ग्रेस ने। तो पैराशूट चिल्लाती है कि ये सच हो या फिर ना हो, तुम्हें इसे मना करते नहीं रहना चाहिए। मैं कल तक तुम्हारी तरह ही सोचा करती थी लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मेरा मन बदल चुका है। अगर इस कारण तुम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो तो रुक जाओ। अपने शरीर को ऐसे चोट पहुंचाने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा और हम लोग बात करेंगे इस ग्रेस से जब वो वापस आ जाएंगे। तो सेल्फियस उनके चोट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि फिर से तुम्हारा खून निकल रहा है। पैराशूट कहती है कि ये ठीक है। तो सेल्फियस परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो वो हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। सेल्फियस कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरा खून क्या कर सकता है। वो कहने लगती है कि ये ठीक है, तुम्हारे परिवार का खून मुझे नहीं मार सकता। सेल्फियस कहता है कि नहीं मार सकता। तभी पैराशूट ध्यान देती है कि उसके दूसरे हाथ में भी चोट लगी हुई थी। अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और फिर से उसे वैसा ही दर्द होने लगता है। पैराशूट को समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि सेल्फियस के हाथ में चोट लगी थी और उसी हाथ ने उसके घाव को छुआ था। पैराशूट को ग्रैंड ड्यूक के खून से ज्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन वो कोशिश कर रही होती है कि वो बेहोश ना हो वरना वो सेल्फियस को डरा देगी, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है और आखिर में बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब उसकी आँख खुलती है तो सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो उस समय को याद करते हुए सोचने लगती हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं पॉइजन के कारण गिरी थी। वो मॉर्टन की बात को याद करती है कि मास्टर सेफेलियस का खून काफी ज्यादा टॉक्सिक है। वो सोचती है तो उनका मतलब ये था। तभी सेफेलियस कहने लगता है कि तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे। ड्यूक कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था वो नहीं मरती है, हमारा पॉइजन उसके ऊपर काम नहीं करता है।
फिर वो पेरिशेटी को कहने लगता है कि तुम भले ही हमारा पॉइजन तुम्हें नहीं मारता है, लेकिन कैसे तुम अपने गार्ड को डाउन कर सकती हो। भले ही तुम मेरे खून से जी गई थी, लेकिन सेल्फी का खून तुम्हें मार सकता था। ये सुनने के बाद पेरिशेटी उससे माफी मांगती है। फिर ग्रैंड ड्यूक सेफिलियस की तरफ मुड़ता है उसे ये कहने के लिए कि अब जब तुम्हारे एक्शंस किसी को मारने लायक हैं तो तुम्हें। तभी वो देखता है कि वो रो रहा होता है। वो कहता है कि मैं वापस चले जाऊंगा, आप सही थे यॉर्गस, मैं एक बुद्धू था, मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। पेरिशेटी सोचने लगती है कि मुझे पता है कि लेपेलियंस अपना काम खुद से कर सकते हैं, लेकिन क्यों। हम देखते हैं कि उसने सेफिलियस को रोक लिया होता है। वो कहती है कि ये ठीक है, उन्हें बता दो जो तुम कहना चाहते थे। वो थियोडर से कहने लगती है कि क्योंकि इसने गलती की है तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इसे कोई चाहिए जो कि इसके तरफ रह सके। सेल्फियस अभी भी बस एक बच्चा है और अगर ये मिस्टेक उसके समझ ना पाने के कारण हुई है तो इसमें इसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आप उसे अच्छे से नहीं सिखा पाए। वो सोचने लगती है कि पेरिशेटी कैसे तुम ग्रैंड ड्यूक से ऐसे बात कर सकती हो, क्या तुम सच में उनके बेड साइड में जाना चाहती हो। 1 साल बाद तुम उनके लिए एक स्ट्रेंजर बन जाओगी, क्या तुम श्योर हो कि तुम उनके बिजनेस में टांग अड़ाना चाहती हो। फिर वो सेल्फियस को याद करते हुए सोचती है, लेकिन उस लड़के ने कहा कि वो अकेले नहीं रहना चाहता, मैं बस बैठे नहीं रह सकती। वो कहती हैं कि क्या आप हमेशा के लिए उन्हें सोसाइटी से दूर रखना चाहते हैं, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं योर ग्रेस। मॉर्टन कहता है कि मुझे लगता है कि उनके पास एक पॉइंट है। वो आगे कहने लगती हैं कि अगर आप सच में इनके बारे में फिक्र करते हैं तो प्लीज इसके भावनाओं के बारे में सोचिए। अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो फिर आप उसको अच्छे से देख पाएंगे, उन्हें सिखा पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे गलतियाँ ना करने के लिए। तो ग्रैंड ड्यूक उसके पास आके कहने लगता है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा जो इंसिडेंट है वो दोबारा नहीं होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हो सकता कि मैं इसे आज की तरह जाने दूंगा। तो पेरिशेटी कहती है कि वेल, अगर आप इसे इस तरह रखना चाहते हैं तो मैं आपके पास भी पूरी तरीके से सेफ नहीं हो, लेकिन मैं और ज्यादा केयरफुल होंगी ताकि ऐसा चीज दोबारा ना हो। तभी सेफिलियस बीच में आके कहता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा और अगर आप चाहते हैं तो मैं लोगों की नजरों से दूर रहूंगा। पेरिशेटी तभी धीरे धीरे कहने लगती हैं कि अच्छे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को छोड़ देते हैं, मैं तो बस कह रही हूँ। और आखिरकार ग्रैंड ड्यूक मान जाता है। सेफिलियस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सेफिलियस के जाने के बाद थियोडर पूछता है कि क्यों तुम इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हो। तो पेरिशेटी कहती है, बस उसे देखकर मुझे मेरा पास्ट याद आता है। पेरिशेटी सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता ये सही है या फिर गलत, लेकिन क्योंकि वो इतने अच्छे से हंस रहा है तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये बेस्ट के लिए है। आगे वो सोचने लगती है कि एनीवे अच्छा है कि मुझे पता चल गया कि उनका खून अगर खुले घाव पर भी लगता है तो वो भी मुझे मार सकता है। उस समय जब ग्रैंड ड्यूक के खून ने मुझे मारा था तो शायद वो मेरे नील के नीचे वाले कट के कांटेक्ट में आ गया था। ये काफी ज्यादा डरावना है, मुझे अपने हैबिट्स को ठीक करने की जरूरत है जितना जल्दी हो सके। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि सेल्फियस के इंसिडेंट के बाद से पेरिशेटी काफी मेहनत कर रही है ग्रैंड ड्यूक के घर में एडजस्ट होने में। वो सोच रही होती है कि मुझे घर के अफेयर्स के बारे में जानना होगा और सोशल कनेक्शंस भी बनाने होंगे। मैं श्योर हूँ कि ये बाद में काम आएंगी। हमें पता चलता है कि जब भी पेरिशेटी एक्सटर्नल अफेयर्स में टांग अड़ाती तो घर के जो सर्वेंट्स है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन मॉल्टन उस इंसिडेंट के बाद से पेरिशेटी की तरफ और काइंड हो गया और वो उसकी काफी ज्यादा मदद करता है। पेरिशेटी सोचती है कि वो जरूर मेरे बारे में परेशान होंगे क्योंकि मैं एक समय के लिए मरी गई थी। मैं उनसे अपने फादर के घर के अफेयर्स के बारे में पूछूंगी जब हम लोग थोड़े करीब आ जाएंगे। तो आगे वो बताती है कि उसे और नई चीजों के बारे में पता चला है। पहला जो रेसिडेंस है वो लेपेलियंस के पास तब से है जब से वो ड्यूक बने हैं, और जो ग्रैंड ड्यूक है वो ज्यादातर अपने जमीन में रहता है जो कि रेसिडेंस से काफी दूर है। कैपिटल में जो रेसिडेंस है वो मॉर्टन के सबसे बड़े बेटे के द्वारा मैनेज किया जाता है और वो और ग्रैंड ड्यूक ज्यादातर लेटर से बात करते हैं, लेकिन क्योंकि एम्परर उन्हें काफी ज्यादा बुला रहे हैं आजकल तो ग्रैंड ड्यूक अभी कैपिटल में ही रह रहे हैं।
उन्हें पैलेस से काफी ज्यादा बुलाया जा रहा है और वो घर भी काफी लेट से आते हैं। शायद ये शादी के कारण है। दूसरा, किसी भी सर्वेंट को लेपेलियन के कर्ज के बारे में नहीं पता है। बाच और उनके घर के कुछ ही डायरेक्ट डिसेंडेंट्स यानी कि वारिस को इसके बारे में पता है। और बाश की सबसे छोटी बेटी अभी अभी ग्रैंड ड्यूकडम में एक नाइट बनी है। बाश कह रहे होते हैं कि उसने हमारे परिवार के ऊपर गर्व लाया है और वो उसके बारे में काफी ज्यादा खुश होते हैं। तीसरा, जो ग्रैंड ड्यूक है वो मुझे पढ़ने के बारे में काफी ज्यादा सीरियस है। वो समय समय पे एक डॉक्टर को भेजता है मेरा खून कलेक्ट करने के लिए। और आखिर में पेरिशती के पास एक शॉकिंग डिस्कवरी भी है कि यहाँ का काउच उसके घर के बेड से भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो काउच पे सोने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सोचने लगती है कि मुझे जल्दी से जल्दी सीखना होगा। सब कुछ ठीक रहेगा जब तक मैं अपने परिवार से बात ना करूं। और वैसे भी मेरी नाइटमेयर्स के जो मेमोरीज हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं तो मैं काउंट के घर को खुद से ही मैनेज कर पाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। और मुझे इन दिक्कतों के बारे में और परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। प्रेजेंट में उन्हें पता चलता है कि उनसे कोई मिलने के लिए आया है और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर उसकी स्टेप मदर और उसकी बहन आई हुई होती है। पेरिशती सोच रही होती है कि मैंने उन्हें अंदर इसलिए लाया है क्योंकि लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो यहाँ पर मेरे अंकल के बारे में बात करने के लिए आए हैं जो कि मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब तक वो वहाँ पर हैं, इन लोग मेन बिल्डिंग में नहीं जा सकते और शिव भी काफी नाराज होगा क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया है। वो सोचती है कि भले ही वो ड्यूक के घर में क्यों ना हो, किसी को नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए उसे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। वो उनसे पूछती है तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी उसकी स्टेप मदर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, जिस दिन से तुम गई हो मैं सोच रही थी कि मैंने क्या गलत किया। मुझे तुम्हारा अच्छा ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ उसके बाद तुम काफी ज्यादा परेशान थी। मुझे डर है कि मैंने इसे और बेकार कर दिया होगा। तुम्हारी माँ के तौर पे मुझे तुम्हारी शादी पे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। पेरिशती सोचने लगती है कि क्या ये एक नाटक है। फिर वो वहाँ से जाने का सोचती है। जैसे ही वो उठती है उसका पैर टेबल से टकराता है और चाय उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी उसके स्टेप मदर चाय को दूसरी तरफ मोड़ देती है जिसके कारण चाय उसी के हाथ पे गिर जाता है। रायना चिल्लाते हुए पूछने लगती है कि मदर चाचा क्या आप ठीक है, जिस पर वो कहती है कि ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बारे में क्या डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है। फिर वो उसके पास जाके कहती है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। पेरिशती सोच रही होती है कि उस समय वो सेल्फ डाउट जो कि मैं हमेशा से इग्नोर कर रही थी वो मेरे सामने आ गया। मैं ही हूँ जिसे पता है कि मैं समय में पीछे आई हूँ और जब मैं उठी थी मुझे पता था कि मुझे मारा गया है जिसके कारण मैं गुस्सा थी। लेकिन क्या हो अगर ये सब बस एक कोइंसिडेंस हो। सब कोई वैसे ही दयालु है जैसे कि मुझे याद थे। क्या मैं श्योर हूँ कि मैं हेलुसिनेट नहीं कर रही हूँ। क्या हो अगर वो बस एक डरावना सपना हो जो कि मुझे हर रात आता है। वैसे भी समय में पीछे आना बस इम्पॉसिबल है। अगले सीन में हम लोग दो मेड्स को देखते हैं जो कि पेरिशती के परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक मेड कहती है कि वो काफी अच्छे से बात कर रहे थे लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो लुक था, क्या सारे नोबल्स वैसे ही होते हैं। वैसे दिख रहे थे जैसे कि वो लड़ाई पे जाने के लिए तैयार हो, जैसे कि वो यहाँ पर एक दुश्मन को देखने के लिए आए हो, ना कि एक परिवार। तो दूसरी मेड कहती है तो शायद रूमर्स सच होंगे। तुम्हें पता है जो ग्रैंड ड्यूचेस है उसने अपने परिवार को बाहर फेंक दिया अपने फादर की संपत्ति की एक लौती वारिस होने के लिए। जिस पर वो कहती है कि लेकिन क्यों, वो तो ग्रैंड ड्यूचेस है। तो दूसरी कहती है कि वेल वो उस समय नहीं थी और देखो अभी क्या हो रहा है। बस कुछ ही दिन हुए हैं उनकी शादी को और लेकिन उन सारी चीजों में टांग अड़ा रही है जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए। उनका जरूर कोई खराब मोटिव होगा। वो कहते हैं कि उन्होंने इस क्रेस को सेड्यूस किया है अपनी ब्यूटी से और ऐसे ही उन लोग आगे बातें करने लगते हैं। तभी सेल्फिश कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। आगे हम लोग फिर से उसी सीन में आ जाते हैं। रायना चिल्लाने लगती है कि शाशा कब से तुम ग्रैंड ड्यूक से मिल रही थी, जिस पर उसकी माँ उसे शांत करते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात करने नहीं आए थे डार्लिंग। तुम्हारे बारे में काफी बेकार रूमर्स फैल रहे हैं कि तुमने हमें फेंक दिया ताकि तुम अपने फादर की संपत्ति की एक लौती वारिस बन सको।
ऑफ कोर्स हमें पता है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि एक अच्छी शादी में कुछ स्टेप छोड़ने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मुझे पता है कि इस ग्रेस के पास काफी चीजें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब जबकि तुम्हारी शादी हो गई है तो ये जरूरी है कि हम लोग वेडिंग गिफ्ट्स को एक्सचेंज करें। परिस्थिति सोचने लगती है कि वेडिंग गिफ्ट्स, क्या ये पैसे मांग रही है। रायना चिल्लाती है कि और मैं बस उस छोटे से एनेक्स पे और नहीं रह सकती। क्या तुम प्लीज हमें मेन बिल्डिंग के रेसिडेंस में रहने दे सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि हम लोग तुम्हारे अंकल को परेशान नहीं करेंगे। ये सब के कारण परिस्थिति के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रायना कहती है और शिव अभी भी तुम्हारे बारे में काफी परेशान है। तभी वहाँ पर सेफेलियस आ जाता है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा, क्या तुम हिस्क्रेस के नाम को चैलेंज कर रही हो। फिर वो परिस्थिति से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पसीना आ रहा है, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। रायना घबराते हुए चिल्लाती है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर बस अपनी बेटी को देखने के लिए आए हैं माय लॉर्ड। सेफेलियस पूछने लगता है कि क्या मैं इन्हें फेंकवा दूं, लेकिन परिस्थिति शांति से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप चले जाएं। उनके जाने के बाद परिस्थिति को काफी अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है कि मैं फिर से इनकी कर्जदार बन गई। वो उसको शुक्रिया कहती है तो सेल्फियस शर्माते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे आना पड़ा। मैंने आपकी बातें सुनी और ऐसा लगा कि आप परेशानी में थी। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूंगा अगर आपको दिक्कत ना हो तो। रास्ते पे जाते वक्त परिस्थिति सोच रही होती है कि मुझे उनके साथ काफी ज्यादा सफोकेटिंग महसूस हो रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये कुछ भी सेंस नहीं बनाता है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि समय में पीछे आना बस एक सपना नहीं है। मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे कह रही हैं कि मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी सेफेलियस कहता है कि क्या आपको पता है कि जल्दी ही यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है। वो बताता है कि ये वॉर में विक्ट्री के कारण है। परिस्थिति सोचती है कि कैस्टर एम्पायर हर स्प्रिंग में एक फेस्टिवल रखता है और इस साल का फेस्टिवल एम्पायर की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए है। आगे वो याद करती है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने अपने सपने में देखा था। मुझे याद है इस फेस्टिवल को शिव के साथ एंजॉय करना। तो अभी सेल्फिश कहने लगता है, लेकिन जो वॉर है वो काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है, तो क्यों वो उसे दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने सुना कि इस वॉर के कारण काफी सारे बच्चे अनाथ बन चुके हैं। मुझे फेस्टिवल पसंद है, लेकिन एक वॉर को सेलिब्रेट करना क्या ये सच में जरूरी है। क्यों हिज मैजेस्टी। तभी परिस्थिति कहती है कि सेल्फिश, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो सोचती है कि ये अच्छा नहीं होगा अगर किसी ने एक लेपेलियन को एम्पायर के बारे में बुरी बात करते हुए सुन लिया तो। तभी वो सेल्फिश से पूछती है कि क्या उसने अपने रूम को डेकोरेट कर लिया है। तो सेल्फिश शर्माते हुए कहता है कि हाँ, क्या आप देखना चाहेंगी, और अब से आप मुझे सेल्फी बुला सकती हैं। ये सुनकर परिस्थिति स्माइल करती है और फिर उसके सिर को सहलाने लगती है। आगे वो सोचने लगती है कि एक फेस्टिवल, ग्रैंड ड्यूक का फेस्टिवल में होना ही बस एक लौता कारण नहीं है कि वो दोबारा जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो जरूर कुछ न कुछ चाहते होंगे और इस साल का सेलिब्रेशन ये मेरे लिए एक खास मीनिंग रखता है, क्योंकि उस रात जब मैं मरी थी अपने सपने में वो फेस्टिवल का आखिरी दिन था। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।